पोटेंशियोमीटर क्या होता है उसको समझिए। ये स्ट्रिप है, मोटा सा स्ट्रिप। अच्छा, जहां भी हम लोग मोटा स्ट्रिप लगा रहे हैं वहां पे बेसिकली एम हम लोग का ये है कि उतना रेजिस्टेंस काउंट नहीं हो, तो मिनिमम रेजिस्टेंस वहां हम रख सके, इसीलिए हम लोग वो मोटा स्ट्रिप लगा रहे हैं। इसमें बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, ये 3 4 5 6 7 8 इस तरह से रेजिस्टेंस को कनेक्ट, मतलब पैरेलली काट काट के रख दिया जाता है और फिर आपस में ऐसे कनेक्ट कर दिया जाता है। बेसिकली ऑल ऑफ दीज आर इन सीरीज। इसके बाद ऐसे सेल लगा देते हैं, ये ड्राइविंग सेल है, यही सेल से सर्किट चलेगा। इसके बाद इसमें एक रियोस्टेट लगा लेते हैं और एक की लगा लेते हैं। ये की मतलब बेसिकली इस सर्किट को ऑन करने। देखिए इसका प्रिंसिपल क्या है उसको समझिए। अच्छा, मीटर ब्रिज का प्रिंसिपल क्या था? बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। इसका प्रिंसिपल ये नहीं है, मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज से इसका कोई रिलेशन नहीं। बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि शायद इसमें भी कुछ व्हीटस्टोन ब्रिज लग रहा है क्या, नहीं। इसमें भी जॉकी जीरो डिफ्लेक्शन शो करता है, लेकिन इसमें कोई व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट नहीं लगता। इसमें आप ऐसा समझ सकते हैं कि दो बैटरी है, ये मान लीजिए फिक्स है 10 वोल्ट और ये वेरिएबल है। ये जिस समय 10 वोल्ट के इक्वल हो जाएगा उस समय इस सर्किट में करंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा कि नहीं? ऊपर भी 10 वोल्ट, नीचे भी 10 वोल्ट, प्रोवाइडेड पॉजिटिव इज कनेक्टेड विद पॉजिटिव, है ना। पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्टेड हो तब। अगर पॉजिटिव सेल इज कनेक्टेड विद नेगेटिव सेल तब तो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट ही करेगा भाई, और तब 10 वोल्ट होने पे करंट 0 नहीं होगा। तो देखिए यहां पॉजिटिव टर्मिनल है, इसके साथ अगर हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल यहां कनेक्ट कर दें तो एक चांस बनता है कि दो सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा। लेकिन वो क्या हो रहा है, कहां हो रहा है, वो तो धीरे धीरे देखेंगे, समझेंगे। पहले उससे पहले हम लोग इसको समझने की कोशिश करें कि इसका प्रिंसिपल क्या है। मान लीजिए ए से बी के बीच में अगर हमने कोई एक पॉइंट ले लिया P, सो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ए पी, ए से पी के बीच में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो, क्योंकि ये रेजिस्टेंस वायर है, ऑल ऑफ दीज आर अगेन रेजिस्टेंस वायर मेड अप ऑफ कांस्टेंटाइन एंड मैंगनीज ओनली। सो वीएपी जो होगा वो क्या आएगा? आई इंटू आर आएगा। ओम्स लॉ से निकालेंगे। आई जो फ्लो कर रहा है इस सब पूरे में एक जैसा करंट फ्लो, क्योंकि जो करंट यहां से निकला वही फ्लो कर रहा है, राइट। आई इंटू आर। अब आई सेम है, आर को लिख सकते रो एल बाई ए। पूरा यहां से यहां तक इस लेंथ को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, इस लेंथ को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, इस लेंथ को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो इतना थिक बनाया गया कि उसका रेजिस्टेंस नेग्लिजिबली स्मॉल लिया जा सकता है। तो केवल जो लेंथ वहां पे मेंशन कर रहे हैं वो इन्हीं का लेंथ है। तो उसके इसमें क्रॉस सेक्शनल एरिया भी यूनिफॉर्म है, सब वायर एकदम यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन के हैं। तो आई, रो और ए ये तीनों कांस्टेंट है, एल ये वीएपी। सो वीएपी इज इक्वल्स टू 5 इंटू एल कहते हैं,
फाई जो है वो बेसिकली VAP बाई L, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या कहते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये कहलाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब आप सोचें कि क्या ये पोटेंशियल ग्रेडियंट ऐसे भी निकाला जा सकता है, फाई इक्वल्स टू VAB अपॉन ए। यहां से यहां तक का पूरा लेंथ, इसको एक्सक्लूड करके पूरा लेंथ जोड़ देंगे और VAB से डिवाइड कर देंगे तब भी फाई आएगा। या किसी भी पॉइंट तक का वोल्टेज निकाल लो और उस पॉइंट तक के लेंथ से डिवाइड कर दो तो फाई आ जाएगा, क्योंकि इस पूरे पार्ट में करंट सेम है, रो सेम है, ए सेम है, तो सबके लिए जब वही तीनों सेम है तो किसी भी पार्ट के लिए निकालो सेम आएगा। ये एक इंपॉर्टेंट चीज होगा न्यूमेरिकल सॉल्विंग में। अब देखना प्रिंसिपल क्या है। प्रिंसिपल ये कहता है कि पोटेंशियोमीटर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस अ वायर of uniform cross sectional area and uniform material, same material से बना हुआ, is directly proportional to the length of the wire. Voltage drop across a wire of uniform cross sectional area and uniform material is directly proportional to length of the wire. इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड, इसी से सब कुछ डेराइव होगा। तो ये हो गया इसका प्रिंसिपल। कंस्ट्रक्शन में है, कंस्ट्रक्शन में ये इस तरह से वायर्स रखे हैं और ये ड्राइविंग सेल है, एक रियोस्टैट है, एक की है, ये मेन सर्किट हो गया। इसके अलावा एक हेल्पिंग सर्किट भी इसका होगा और वो हेल्पिंग सर्किट कुछ इस तरह का होगा। देखिए हम लोग काम के हिसाब से कि हम लोग को क्या काम करना है, सर्किट को अलग अलग पार्ट में बांट सकते हैं, मतलब सर्किट को जरूरत के हिसाब से अलग अलग बना सकते हैं। तो क्या एप्लीकेशन होगा वो हम लोग एक एक करके देखेंगे, उसमें उसी हिसाब से सर्किट में चेंजेस करेंगे। पहले इतना कॉपी कर लीजिए। इस पोटेंशियल ग्रेडियंट का ऐसा यूनिट क्या होगा? वोल्ट पर मीटर। लेंथ पहले पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट डिवाइडेड बाय लेंथ का यूनिट। चलिए अब हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं और एप्लीकेशन की तरफ बढ़ जाते हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन जो हम लोग पोटेंशियोमीटर का देखने जा रहे हैं वो है टू कंपेयर द ईएमएफ। ये मेन सर्किट है, यही हर एप्लीकेशन में हम लोग ड्रॉ करेंगे। उसके अलावा जो सर्किट बनेगा वो चेंज होता रहेगा। तो इसमें हम लोग दो प्राइमरी सेल का ईएमएफ कंपेयर करने जा रहे हैं। ये दो सेल हैं, अननोन ईएमएफ है इसका, लेकिन हम लोग ये कंपेयर करेंगे कि इसका ईएमएफ का रेशियो क्या होगा, कौन ज्यादा ईएमएफ का सेल है और कौन कम ईएमएफ का सेल है। E1 और E2 में कंपैरिजन होगा। इस तरह से हम लोग ने कनेक्ट कर दिया है। ये पॉइंट 1 है, ये 2 है और यहां पे 3 है। इस 3 से कनेक्टेड एक गैल्वेनोमीटर है और उस गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड एक जॉकी। तो अगेन इसमें भी जॉकी को स्लाइड करते हैं। अब देखिए ध्यान से, तो इस पार्ट में एपी पार्ट का जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसका हाइयर पोटेंशियल यहां, लोअर पोटेंशियल यहां, और सेल है उसका भी हाइयर पोटेंशियल यहां, लोअर पोटेंशियल यहां। तो हाइयर हाइयर से कनेक्टेड है। अब स्लाइड करेंगे तो इसका जो सर्किट में वायर है उसका लेंथ बढ़ेगा। इधर मान लो स्लाइड किया तो लेंथ बढ़ेगा तो वोल्टेज अक्रॉस एपी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? अभी अभी हमने देखा कि वोल्टेज अक्रॉस एपी जो है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो एक ऐसा समय आएगा जब ये वोल्टेज अक्रॉस एपी ईएमएफ के बराबर हो जाएगा। और हमने देखा है कि वैसे सिचुएशन में ये ऐसा बन जाएगा। ये एक सेल है ही
और ये भी हायर टर्मिनल इधर लोअर टर्मिनल है, तो जब इन दोनों का वोल्टेज इक्वल हो जाएगा तो करंट इस सर्किट में फ्लो होना बंद हो जाएगा। समझ रहे हैं? आपस में। लेकिन ऐसा नहीं कि इसमें करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा, जो आई इसमें आ रहा है वो आई इधर से होते हुए पूरा जाएगा, लेकिन ये जो सर्किट का एक अलग हिस्सा बन गया, ये देख रहे हैं, ये यहां से यहां तक, इसमें आपस में कोई करंट नहीं। तो कितना पार्ट है जो बिना करंट के रह गया? ये ए से पी तक का पार्ट, ये वाला, ये बिना करंट के रह गया। ए से पी तक का ये वाला पार्ट में करंट है, वो मेन सर्किट की वजह से। और अगर इस पार्ट में कोई करंट नहीं रहा तो गैल्वेनोमीटर क्या शो करेगा? जीरो डिफ्लेक्शन। सो लेट अस अज्यूम कि एट पॉइंट P1 फॉर इवन, ये इवन है, फॉर इवन एट पॉइंट P1 हम लोगों को जीरो डिफ्लेक्शन मिल गया, ऐसा मान लो जीरो डिफ्लेक्शन मिल गया। सो इफ वी गेट जीरो डिफ्लेक्शन, उस केस में जो हमारे पास कंडीशन निकल के आ जा रहा है वो है E1 मस्ट बी इक्वल टू VA/P1। यस और मान लेते हैं कि A से P1 तक का लेंथ ऑफ वायर जो है वो L1, ऐसा मान लेते हैं। ये तो E1 है, EMF ऑफ द सेल। VA/P1 को अभी क्या लिख सकते हैं? अभी प्रिंसिपल में हमने यही पढ़ा, फाई इंटू AP1 तक का लेंथ, और उसका लेंथ हमने L1 माना है, तो वो L1 लेंथ। सिमिलरली मान लो कि कोई दूसरा पॉइंट P मिला या P2 मिला जहां पे E2 जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। अब E2 कब सर्किट में आएगा? देखना भाई, E1 को सर्किट में लाना है तो 1 और 3 को कनेक्ट कर दो, और 2 जब E2 को सर्किट में लाना है 2 और 3 को कनेक्ट कर दो, वहां डिस्कनेक्ट कर दो, है ना? तो E2 के लिए P2 पॉइंट पे जीरो डिफ्लेक्शन आ रहा है, जीरो डिफ्लेक्शन। E2 को क्या लिखना चाहिए? E2 मस्ट बी इक्वल टू VA/P2। AP2 इज इक्वल्स टू L2, ऐसा मान लो कोई लेंथ हो, तो E2 क्या लिख पाएंगे? 5L2। ये सब अब देखना भाई, रेशियो अगर निकाल ले यहां, E1 डिवाइडेड बाई E2 कर दें तो क्या आ जाएगा? 5 और 5 कट जाएगा, L1/L2 आ गया कि नहीं? एक्सपेरिमेंटली क्या हम लोग L1 L2 बता सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। स्केल रहेगा इसके बगल में, ये भी 1-1 मीटर का लगभग वायर रहता है और 1 मीटर का स्केल नीचे लगा हुआ रहेगा, तो आप आराम से लेंथ निकाल पाइएगा। मान लीजिए यहां तक पहुंचा है तो यहां से यहां तक 1 मीटर, और फिर यहां से यहां तक मेजर करिए, ऐड कर दीजिए। P2 यहां तक पहुंचा तो यहां से यहां तक मेजर करिए, फिर यहां से यहां तक मेजर करिए, फिर यहां से यहां तक मेजर करिए, L2 आ गया। और बस अब कंपेयर कर लीजिए, अगर आपका L1/L2 ग्रेटर देन 1 आया, ये कब आ सकता है? जब L1 ग्रेटर देन L2 हो तब। तो इस दिस इंप्लाइज E1/E2 भी ग्रेटर देन 1 है, मतलब E1 ग्रेटर देन E2। क्या आप EMF कंपेयर कर पा रहे हैं? बिल्कुल कर पा रहे। अगर वही L1/L2 लेस देन 1 आता तो E1/E2 भी लेस देन 1 होता, तो E1 लेस देन E2 होता। अगर L1/L2 इक्वल टू 1 आता तो E1/E2 भी इक्वल टू 1 होता, तो E1 इक्वल टू E2 होता। So by this method we are able to compare the EMF of two cells using potentiometer। जल्दी से कॉपी कर लीजिए। चलिए अब देख लेते हैं पोटेंशियोमीटर का नेक्स्ट एप्लीकेशन। हम लोग का मेन जो डायग्राम है वो सेम रहेगा, जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है वो क्या है वो समझते हैं। इसमें हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल निकालेंगे। सो नेक्स्ट एप्लीकेशन इज टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। अब देखिए इसमें एक सेल है, EMF E है, उसके साथ एक इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल r, और एक बाहर का रेजिस्टेंस है कैपिटल R, और एक की है, और ये इस तरह से
हम लोग घुमा, इस सर्किट से हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल पाएंगे। कैसे? तो पहले फर्स्ट केस में के को ओपन रखते हैं। के क्या रखते हैं? ओपन। के अगर ओपन है तो आर, ये आर इसके सर्किट में इंक्लूडेड नहीं है। अगर के ओपन है मतलब ये यहां बंद नहीं करके रखें तो ये आर जो होगा ये सर्किट में इंक्लूडेड नहीं होगा। और अगर ये आर इस सर्किट में इंक्लूडेड नहीं है, अब देखना भाई, ये ईएमएफ, ये इंटरनल रेजिस्टेंस। तो अगर अब हमको मान लो P1 पे 0 डिफ्लेक्शन मिल गया, 0 डिफ्लेक्शन, तो इसका मतलब E1 जो कहेंगे वो क्या कहेंगे? वो होगा हम लोग का VAP1 है ना, VAP1 यानी कि phi L1 ये आ गया। E1 की जरूरत नहीं, E है, E खाली, E इक्वल्स टू phi L1। अब K को क्लोज कर दे, K क्लोज कर दे। K क्लोज करने से क्या होता है कि अगर क्लोज कर देंगे तो देखो एक अंदर में सर्किट बन गया पूरा क्लोज वाला, है ना। अब मान लो फिर से स्लाइड किया और P2 पे 0 डिफ्लेक्शन मिलता है, P2 पे 0 डिफ्लेक्शन मिलता है। ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। और अगर P2 पे 0 डिफ्लेक्शन मिलेगा मतलब इस यहां गैल्वेनोमीटर है ऑब्वियसली, तो गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं है। लेकिन अब की बार यह जरूरी नहीं है कि सेल से भी कोई करंट ना हो। क्यों? देखना भाई, पहले गैल्वेनोमीटर से पार करके बस एक ही सर्किट, यहां से यहां तक यही वायर था, क्योंकि ये तो आउट ऑफ द सर्किट था ना। जब के ओपन था तो ये आउट ऑफ द सर्किट था, तो गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड बस एक ही लाइन था। अब गैल्वेनोमीटर में अगर 0 डिफ्लेक्शन है तो पूरे लाइन में 0 डिफ्लेक्शन होगा। लेकिन अब जबकि के क्लोज कर दिया गया है तो गैल्वेनोमीटर में हो सकता है करंट नहीं हो, लेकिन फिर भी ईएमएफ वाले में करंट। कैसे? करंट यहां से चलेगा, ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा और पूरा सर्किट उसको मिल गया। तो गैल्वेनोमीटर में 0 आ गया, लेकिन सेल में करंट है। यहां भी करंट 0 होगा, लेकिन ये जो सर्किट है ना उसमें अब सेल्फ सफिशिएंट सर्किट, उसमें अंदर में करंट चल रहा है। तो अगर अंदर में अब करंट चल रहा है तो नाउ द वोल्टेज अक्रॉस ईएमएफ इज टर्मिनल वोल्टेज, ईएमएफ नहीं है। पहले क्योंकि इसमें करंट नहीं था तो इंटरनल रेजिस्टेंस के होने के बावजूद यहां इसके क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस हमने ईएमएफ के बराबर लिया, क्योंकि ओपन सर्किट था। अब क्लोज्ड सर्किट है तो यहां पर जो ईएमएफ होगा वो टर्मिनल वोल्टेज के बराबर होगा। वो जो वोल्टेज आया वो टर्मिनल वोल्टेज के बराबर है। अब क्या लिखा जाए? अब E की जगह V लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल। अब V होगा, V इक्वल्स टू होगा phi L2, और क्योंकि डिस्चार्जिंग सर्किट जैसा है ऑब्वियसली ये V जो होगा वो E से छोटा होगा, तो इसका मतलब ये L2 L1 से छोटा होगा। ठीक है, अब यहां पे कुछ वैल्यूज रखेंगे और बस हम लोग का काम हो जाएगा। V को क्या E माइनस IR लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। V को IR भी लिख सकते हैं ओम्स लॉ से। तो जहां V है वहां लिख लो IR इक्वल्स टू phi L2, और जहां E है वहां लिख लो, ये I जो है सब जगह स्मॉल लिए तो यहां भी स्मॉल है, E इक्वल्स टू I इंटू कैपिटल R प्लस स्मॉल r। चलिए, तो ये E का वैल्यू यहां रख सकते हैं और ये हो जाएगा I कैपिटल R प्लस स्मॉल r इक्वल्स टू phi L1। हो गया। ये और ये दो इक्वेशन है, इनको अगर डिवाइड करते हैं स्मॉल r लाया जा सकता है। कैसे लाएंगे देखिए,
अब इस सर्किट का जरूरत नहीं है तो आप लोग कई बार बना के इसको मिटा दे रहे हैं। अब हम लोग बस उस कैलकुलेशन को कर लेते हैं। यहां देखिए दोनों को जैसे ही डिवाइड करिएगा आई आई खत्म हो जाएगा, आर प्लस आर बाई कैपिटल आर इक्वल्स टू L1 बाई L2, ये निकल के आ जाएगा आपके पास। तो जैसे ही आया अगले स्टेप में आपको दिखेगा 1 प्लस स्मॉल आर बाई कैपिटल आर इक्वल टू L1 बाई L2, फाइनली स्मॉल आर बाई कैपिटल आर इक्वल टू L1 बाई L2 माइनस 1, और इस कैपिटल आर को उधर भेज दीजिए तो स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर L1 बाई L2 माइनस 1। और इस तरह से हमने इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल निकाल लिया। L1 हमने एक्सपेरिमेंटली निकाला, L2 हमने एक्सपेरिमेंटली निकाला, R हमको गिवन है, ये रेजिस्टेंस नोन है, तो उसकी मदद से हमने इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल निकाल लिया। ध्यान रखना L1 बड़ा है। L1 तब आया है जब ओपन सर्किट था, और L2 तब आया है जब क्लोज्ड सर्किट था। तो ये बड़ा है, तो ये 1 से बड़ा होगा, तो ये पॉजिटिव नंबर आएगा। जल्दी से इसको कॉपी करिए।